नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसके पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। हम उत्तर देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमपी बोर्ड का है। ठीक है, ये भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं। जब भी परीक्षा आप देने जाते हैं तो ये निर्देश भी अवश्य आपको पढ़ना होते हैं। मैं भी यहाँ आपको पढ़ के बता देता हूँ। सभी प्रश्न अनिवार्य है, पहला लिखा हुआ है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिनके कुल अंक 28 आपके ऑब्जेक्टिव है जो एक एक नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक 2 अंक के हैं। इनकी शब्द सीमा भी यहाँ पर बताई गई है। 30 शब्दों में आपको इनके उत्तर देना है। 13 से 16 3 अंक 75 शब्द, 17 से 20 4 अंक 120 शब्द, और 6 से 20 जो सारे प्रश्न हैं उनमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब अथवा में प्रश्न है। 2 प्रश्नों में से आपको एक करना है। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया हुआ है 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता होगी। मोलरता आपको यहाँ पर इसकी कैलकुलेट करना है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन होता है, आप यहाँ पर मोलरता का सूत्र रख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय का भार गुणित ये 1000। ये इसको चेंज करने के लिए जो नीचे विलियन का आयतन लिखा हुआ है, ये यदि हम लीटर में होता है लेकिन मिलीलीटर में होता है तो इसका गुणा भाग लगाएंगे तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो 1000 इसलिए हमने ऊपर लिख रखा है। नीचे आ जाएगा विलेय का अणुभार गुणित विलियन का आयतन। इस सूत्र को आप सीधे याद रखें। मोलरता जो कैपिटल M से दर्शाते हैं, विलेय का भार गुणित 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणित विलियन का आयतन मिलीलीटर में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको विलेय का भार दिया हुआ है, 5 ग्राम लिया है तो 5 रख दिया है, गुणित 1000 है। फिर नीचे बात करेंगे विलेय का अणुभार। विलेय मतलब NaOH का अणुभार, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ मैंने ऊपर कैलकुलेशन इसकी बता रखी है। ये 40 रखना है इसका मान आपको। विलेय का अणुभार जो NaOH का निकालेंगे, Na का 23 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। इन सभी को जोड़ देंगे तो विलेय का अणुभार NaOH का हमको 40 मिलता है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू 40 रख रहे हैं। और फिर 250 ml तो दिया हुआ है, तो 4 गुणित 250 ml। अब इसको वापस से मैंने लिखा है और फिर इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो 250 से 1000 कट गया है 4 बार, और फिर हमने 5 को 40 से काट दिया है 8 बार, और फिर ऊपर 4 था तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, कुल मिला के 1/2 आ गया। और 1/2 को हम 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1 m इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 m। ठीक है, m मोलरता को बताता है। ठीक है, कैपिटल M और स्मॉल m मोललता को बताता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, इससे आंसर आ जाएगा। अगली बात करें, अगला जो प्रश्न है वो दिया है सेल स्थिरांक की इकाई है। सेल स्थिरांक की आपको इकाई बतानी है, तो इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। सेल स्थिरांक को x से बताते हैं। x बराबर होता है L/A। L क्या होता है? लंबाई, दूरी होती है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो दूरी सेंटीमीटर में ली जाएगी और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, फिर क्या बच जाएगा? 1/सेंटीमीटर, तो ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। सेंटीमीटर की पावर -1 बोले या सेंटीमीटर इन्वर्स। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर इन्वर्स। यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक हमको दे दिया गया है CONH3O5 Cl और SO4 एवं CONH3O5 SO4 Cl में निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अलग अलग समावेयता हमको ऑप्शन में दी गई है। यहाँ पर कौन सी समावेयता है वो हमको पहचानना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले जो पहला संकुल दिया है यौगिक, उसमें Cl अंदर है, SO4 बाहर है, और सेकंड वाले में SO4 अंदर हो गया और Cl बाहर हो गया।
यदि इनका आयनन करवाएंगे तो ये अलग अलग आयन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन समावयवता है वो आयनन समावयवता, इसका ये उदाहरण है, तो इसका उत्तर आयनन समावयवता हो जाता है। अगला प्रश्न जो चौथा है वो लिखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है और इसका आंसर 8 मिनट आता है। इसका सॉल्यूशन हम वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो आप पूरा देखें, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो माल्टोज को किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है? पहला दिया है इन्वर्टेज, जाइमेज, फिर दिया है माल्टेज और फिर दिया है यूरिएज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, माल्टोज की बात करेंगे तो माल्टेज एंजाइम होगा। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, माल्टेज एंजाइम, ठीक है। ज लिखो या स लिखो, एक ही बात होती है। चलिए आगे बात करें तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। एल्डिहाइड जिसमें बंध CHO होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है तो उसकी प्रकृति पूछी गई है। तो यहाँ पर जो उसकी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसका कारण प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव इसका कारण होता है, जिसके कारण एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सेम आंसर हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको भरना है। पहला दिया हुआ है, किसी गैस की द्रव में विलेयता खालिस्तान के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो आपने अच्छे से इस नियम को पढ़ा है। ये जो है वो हेनरी ने बताया था, हेनरी का नियम इसे कहते हैं। गैस की द्रव में विलेयता उसके ऊपर आरोपित दाब के समानुपाती होती है, वही तो उसके अनुसार इसका आंसर हेनरी चला जाएगा। अगला पूछा है, एक फेराडे आवेश का मान खालिस्तान कूलाम होता है। तो सीधे इसकी आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फेराडे आवेश 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तीसरा दिया है EDT है, EDT है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, एसिटिक एसिड एक खालिस्तान लिगेंड है। तो जो EDT होता है वो एक बहुदंतुर लिगेंड है। आप इसकी संरचना देखेंगे तो इसमें बहुदंतुर या षटदंतुर भी इसका उत्तर सही होगा। इसमें 6 लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर बहुदंतुर भी सही है या षटदंतुर सही है, मोर करेक्ट षटदंतुर है, ठीक है। फिर अगला बात करें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, ऊपर NO2 जुड़ जाएगा, OH जुड़ेगा, फिर 2 और 4 और 6 पे NO2 जुड़ेगा। ये क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल कहलाता है, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको 2,4,6 TNP भी बोल देते हैं, TNP का मतलब वही हो रहा है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो होता है पिक्रिक अम्ल होता है। पांचवे की बात करें, C6H5COOH प्लस, यहाँ पर ये खालिस्तान दिया हुआ है, फिर तीर का निशान C6H5CONH2 प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया को हमको पूरा करना था, तो यहाँ पर NH3 आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को देख के भी इसका आंसर दे सकते हैं। NH3 अमोनिया इसका आंसर होगा। अगला दिया है मेथिलेमिन, एथिलेमिन से खालिस्तान क्षारीय है, ठीक है। मेथिलेमिन एथिलेमिन से खालिस्तान क्षारीय है, तो कम क्षारीय होता है, ठीक है। मेथिलेमिन जो होता है वो एथिलेमिन से कम क्षारीय होता है। तो इस तरह ये खालिस्तान हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, सत्य या असत्य लिखिए। बहुत ही सरल सत्य असत्य पूछे गए, सत्य असत्य लिखे। पहला पूछा है, अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। बहुत ही सही जवाब है। अभिक्रिया दर की इकाई यही होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स पढ़े या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। अगला दिया है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। नहीं, ये गलत बात है। लैंथेनाइड जो होते हैं वो एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। एक्टिनाइड लैंथेनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि मेन जो रेडियो एक्टिव है वो एक्टिनाइड्स होते हैं। तो ये कथन जो हमारा है वो असत्य हो जाता है, इसका उत्तर असत्य है। तीसरा दिया है, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सही बात है, फिनॉल को ही हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। आगे बात करें, हाफमैन ब्रोमेमाइड
अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। हाँ, ये सही बात है, हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होगी उससे हम प्राथमिक एमीन ही बनाते हैं, तो इसका उत्तर सत्य होगा। अगला दिया है केराटिन एक गोलाकार प्रोटीन है। नहीं, गलत बात है। केराटिन जो होता है वो एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, रेशेदार प्रोटीन होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर अगला दिया है स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा तो एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, कीटोन नहीं बनाए जाते, इसलिए ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जो दी है सही जोड़ी बनाइए, बहुत ही सरल सही जोड़ी पूछ ली गई। सही जोड़ी में अ और ब कॉलम दिए हुए हैं। अ में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं विटामिन B12, तो बहुत ही अच्छे से हमको पता है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो इसके सामने इसका उत्तर हम कर देंगे कोबाल्ट। प्रोटीन की बात करें, अभी पिछले सत्य असत्य में ही पूछा गया, केराटिन प्रोटीन की बात हुई थी, तो केराटिन इसका उत्तर चला जाएगा। प्रोटीन के सामने हम केराटिन को सही लगाएंगे। विटामिन डी बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं हम, आगे से शुरू से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी के सामने हम रिकेट्स को सही कर देंगे। अगला पूछा है डाई एजोनियम लवण। डाई एजोनियम लवण हमेशा याद रखिए, डाई एजोनियम मतलब 2 नाइट्रोजन जहाँ होंगे N2 होंगे, तो आप देख लीजिए इस ऑप्शन में आपको 2 N2 दिख रहे हैं, मतलब यही डाई एजोनियम लवण है। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये इसका नाम होता है। C6H5N2Cl इसके सामने उत्तर चला जाएगा। फिर दिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अभिकर्मक पूछ लिया है, अभिकर्मक हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, तो इसके सामने हम यही लगा देंगे C6H5SO2Cl। ठीक है, एक ऑप्शन इधर ज़्यादा है, ये वाला छूट जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सही जोड़ी है, आगे आप देख सकते हैं इसमें। आगे फिर बात करें, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में हमको उत्तर वाक्य में उत्तर देना है। पहला पूछा है मोललता की परिभाषा। मोललता की परिभाषा बहुत ही आसान है, हम बताएंगे कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अगला पूछा है तुल्यांक की चालकता की इकाई लिखिए। तुल्यांक की चालकता की इकाई आपको याद रखना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा पूछा है ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये जरूर पूछ लिया जाता है, SPDF किसी का भी आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। यहाँ पर F का पूछा है तो F का हो जाता है N-2F 1 to 14, N-1D 0 से 1 और NS2 होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखें। अगला पूछा है उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो सिद्धांत है वो वर्नर ने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर इसका सही उत्तर है, या केवल वर्नर भी दिया हो तो भी सही है। अगला दिया है फार्मेलिन की परिभाषा लिखिए। फार्मेलिन जो होता है वो होता है फार्मएल्डिहाइड का 40% विलयन। ठीक है, 40% सॉल्यूशन ऑफ फार्मएल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। ठीक है, तो इसका फॉर्मेलिन आंसर, फॉर्मेलिन की परिभाषा हम ये लिख देंगे, फॉर्मएल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 6 जो दिया है आप पढ़ सकते हैं। प्रतिरोधकता की परिभाषा ये आप खुद कर सकते हैं। विशिष्ट चालकता की परिभाषा, इन दोनों में से आपके किसी एक की परिभाषा आपको बताना है। रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए, या रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये आपने जो अंतर याद किया होगा आणविकता वाले में से, उसी में से लिख सकते हैं। आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो पूछा है संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है क्यों। कारण, या संक्रमण धातुएं रंगीन आयन यौगिक बनाती है क्यों, कारण लिखिए। तो इसका कारण वही हो जाता है डी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या रंगीन यौगिक आयन संक्रमण धातुएं बनाती हैं। प्रश्न 9 की बात करें तो निम्नलिखित संकुल यौगिकों के IUPAC नाम पूछे गए थे। बहुत ही सरल थे। K2HgI4 का आपको IUPAC नाम बताना था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर I4 है तो टेट्रा आयोडो, और Hg यहाँ पर मर्क्यूरेट हो जाएगा, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी वो सेकंड रहेगी। ठीक है,
फिर अगले बात करें, ये जो दिया हुआ है CrH2O होल 6Cl3, इसका हम लिखेंगे तो 6 दिए हुए हैं H2O, तो हेक्सा एक्वा क्लोरो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, क्रोमियम वाला है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ये IUPAC सूत्र लिखने का पूछा है, ठीक है। वैसे इसका नाम बहुत सरल है। संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा लिखिए। संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा आपको देना है, या आयनन समवायता को उदाहरण सहित लिखना है। तो ये आपने द्विक लवण और संकुल लवण में जो अंतर याद किया होगा, संकुल लवण बोले या संकुल आयन बोले एक ही बात है, वही परिभाषा है। और आयनन समवायता का उदाहरण अभी आगे ही दिया हुआ था, वही वाला लिख देते तो भी यहाँ पर 1 नंबर आपको आराम से मिल जाता, और उसकी परिभाषा लिखना थी। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है, बहुत ही सरल इजी पेपर केमिस्ट्री का बनाया है 12th का। DDT के उपयोग बताने थे, या कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 उपयोग बताने थे, एल्डिहाइड एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन रासायनिक समीकरण से लिखिए, या डाइएजोनियम लवणों की युग्मन अभिक्रिया, यहाँ पर बहुत ही सरल अभिक्रिया, यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया पूछ ली गई। फिर यहाँ पर बात करें अगला, तो ये पूरा सवाल पूछ लिया गया है, या इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल वाला पूछा गया है। फिर आगे बात करें प्रश्न 14 में, डी ब्लॉक तत्वों की परिभाषा और उनकी विशेषताएं लिखिए। जो आप F ब्लॉक तत्वों की परिभाषा या इनकी 2 विशेषताएं लिखिए। दोनों में जो आपने अंतर याद किया होगा वही यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आगे बात करें, रासायनिक समीकरण बहुत सरल पूछ ली गई। राइमर टीमन अभिक्रिया पूछी गई है। फिनॉल की सोडियम से क्रिया अम्लीय प्रकृति वाली बताना है। आगे बात करें, रासायनिक समीकरण, प्रोपेन से प्रोपेनटोल, बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन अल्कोहल। एंजाइम की उदाहरण सहित परिभाषा आपको बताना थी। आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल को उदाहरण सहित परिभाषित करना था। प्रश्न 17वां, परासरण दाब की परिभाषा, इसके आधार पर विलय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। परासरण दाब का सूत्र आता है पाई बराबर NRT/V, उसका पूरा कैसे आया है वो यहाँ पर बताना है। या हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, इसके आधार पर विलय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार पूछा जाता है, कोलरास का नियम और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। या गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में कोई 4 अंतर आपको यहाँ बताना थे। अगली बात करें, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पूछ ली गई, और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण पूछा गया। या निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। फिर अगली जो सरल अभिक्रियाएं पूछ ली गई, कैनिजारो अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार पूछी गई है। या वो कर सकते थे, या क्या होता है जब रासायनिक समीकरण हमको ये बतानी थी। हम वापस से उसी की बात कर लेते हैं जो स्टार्टिंग में एक प्रश्न हमारा रह गया था ऑब्जेक्टिव का, चौथा वाला, है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन अभी आपको बता, ये रहा सॉल्यूशन। आप यहाँ पर जो प्रथम कोटि के लिए सूत्र होता है K बराबर 2.303/T log A/A-x वाला मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और 100 में से 75 गए 25, और 25 से 100 कट जाएगा, log 4 यहाँ पर आएगा। और हमको T 50% पूर्ण होने पर पूछा गया है, मतलब वही अर्धआयुकाल का सूत्र लग जाएगा। 0.693/K, 0.693/K ये अभी हमने निकाला है वैल्यू, यही यहाँ पर पुट कर देंगे। यह जब ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर चला जाएगा। log 4 को हम log 2 लिख सकते हैं, और 2 रहेगा तो 2 log 2 हो जाता है, घात आगे आ जाती है। फिर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से, इस 2 से, है ना, ये यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, इस 2 से ये 16 कट गया है, इसलिए यहाँ पर 8 लिख दिया है। फिर इसको नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 को 0.3010 से, तो 0.693 ही आता है, और ऊपर भी 0.693 है, ये दोनों कट जाएंगे, कुल मिला के 8 बच जाएगा। तो इसका 8 मिनट उत्तर आ जाता है। आप 8 मिनट इसका सही जवाब दे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 8 मिनट गया है। इस तरह से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में लगा समय 8 मिनट होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन
ज़रूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।